तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमां अभी बाकी है। तो एक बार और तालियां बजाइए। शाबाश। इसी का दूसरा 4 लाइन है, अभी तो उड़ान है, दास्तां अभी बाकी है, और उड़ान मुकम्मल होने तक आसमां अभी बाकी है। तो आप लोगों के सामने पूरा अभी संसार पड़ा हुआ है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आज मैं इस स्कूल के प्रधानाचार्य मैम का, वाइस प्रिंसिपल सर का, सारे टीचर्स का शुक्रगुजार हैं हमको ये अवसर प्रदान किया गया कि हम आपके बीच में अपनी बात रखें। आज जो मेनली हमारा टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मतलब साइबर क्राइम, यानी कि वर्चुअल की दुनिया से जो क्राइम हो रहे हैं उस क्राइम को कैसे हम डिटेक्ट करें, उससे स्वयं कैसे बचें, ये तो हमारा टॉपिक है। लेकिन इसके पीछे जो मंशा हमारी छिपी हुई है कि आपको उस मुकाम तक पहुंचाना या आपकी सोच को वहां तक पहुंचाना जहां विश्व की सारी आबादी निगाह लगाए देख रही है कि कोई ऐसा साइंटिस्ट आ जाता और ये जो ख्वाब हम देख रहे हैं वो ख्वाब सफल हो जाता। इसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट का आपका मेडिटेशन कराएंगे, हम ध्यान कराएंगे। ध्यान बहुत खतरनाक है और ध्यान को आप सभी लोग एक बार ताली बजाइए पहले। शाबाश। ताली बजाने के बाद सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करिए, शरीर को सीधा रखिए। मेरे साथ मन में ही सोचना है आपको, बड़ी खतरनाक चीज मैं कहने जा रहा हूं। आप ऐसा सोचिए कि आपका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। सोचिए आपका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और आप अपने शरीर को मरते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि आप मर रहे हैं और अंततः आप मर जाते हैं। आप मतलब आपका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। आप अपने मृत्यु शरीर को देख रहे हैं, परिजनों को रोते बिलखते हुए आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं, सजीव देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कि मेरा शरीर मर गया, मेरे परिजन रो बिलख रहे हैं, मुझे शमशान घाट पर ले जा रहे हैं, मेरा अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप ये सब देखते हुए मुस्कुरा भी रहे हैं कि किस भ्रम में लोग जी रहे हैं। मुझे मेरे शरीर को मरते हुए देखकर लोग रो रहे हैं, मैं तो जिंदा हूं, ये तो मेरा शरीर मरा है। ये पॉसिबल होने जा रहा है आगामी कुछ वर्षों में। जो क्वांटम कंप्यूटर का जब एआई आ रहा है तो आपके सारे मस्तिष्क मेमोरी को, आपकी चेतना को, कॉन्शियसनेस को उस क्वांटम एआई में पर डे टू पर डे, जैसे आप कंप्यूटर में जाते हैं और एक ऑप्शन क्लिक कर देते हैं कि जो भी मैं पावर पॉइंट बना रहा हूं वो ऑटोमेटिक सेव होता चला जाए, ठीक उसी प्रकार से आपके मस्तिष्क की मेमोरी को क्वांटम एआई में ऑटोमेटिकली सेव कर दिया जाएगा। वो ऐसा रोबोट रहेगा जिसके मस्तिष्क में आपकी जितनी उम्र चलती जाएगी, जो भी मेमोरी आती जा रही, स्वतः उसमें सेव होता रहेगा। आपका रोबोट क्वांटम का रोबोट, आप जो पिक्चरों में रोबोट देख रहे हैं वो नहीं, जो अभी रोबोट चल रहा है वो रोबोट नहीं, ये सिंपल कंप्यूटर का रोबोट अभी आप देख रहे हैं। जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, क्वांटम एआई आ जाएगा, उसका जो रोबोट होगा उसमें सारी चीजें पॉसिबल होगी। आप अपने शरीर को मरते हुए भी देखेंगे, आप एक जगह जिंदा भी रहेंगे। तो आप ध्यान से बाहर आइए और एक बार फिर ताली बजाइए ताकि नए सेक्शन की शुरुआत करें। वहां पर आपको जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है। आज अमेरिका और चाइना इस क्षेत्र में इस कदर आगे निकल चुका है कि हम केवल उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि हम चाइना का डीपसीक यूज कर रहे हैं, हम जो है अमेरिका का को पायलट यूज कर रहे हैं, हम अमेरिका के चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, हम जो एलन मस्क ने अभी 15 दिन पहले जारी किया है ग्रोक 3 यूज कर रहे हैं। हम ये सोच के क्यों खुश हो रहे हैं, हम क्यों नहीं बना रहे हैं आर्टिफिशियल टूल्स ऐसे। अभी तो ये आर्टिफिशियल टूल्स ये जो क्लासिकल कंप्यूटर है उसका है। ख्वाब देखिए आप,
जब विगत 2 साल बाद ही क्वांटम कंप्यूटर का AI आएगा तो क्या होने वाला है, जो हमने आपसे परिकल्पना कराई वो परिकल्पना सत्य होने वाली है। इसके लिए हम आपको 200 साल पहले ले जाना चाहेंगे, ताकि तब उस सब्जेक्ट पर मैं आऊँगा, ताकि आप कोरिलेट होंगे। और 4 सालों बाद जो कक्षा 8 में बच्चे हैं, जो 9th में हैं, वो 3 सालों बाद जब 12 पास करें तो ISSC में जाकर बेंगलोर या किसी बड़े IIT संस्थान में जाकर और वहाँ से इन चीज़ों पर विचार करें और भारत के लिए भी ऐसी चीज़ों को डेवलप करें। हम आते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको एक आदमी फ़ोन अटेंड करते रहे भाई, आ जाओ, आप आ जाओ। हम शुरुआत करते हैं, आपको 200 साल पीछे ले जाते हैं 1801 में। 1801 में अगर कोई बच्चा इसमें 11-12 का होगा, 12 के तो नहीं होंगे बच्चे, एग्जाम हो गया है, जो बच्चे 11th में होंगे उनको ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाएगा YDSC एक्सपेरिमेंट। YDSC का नाम सुना आप लोगों ने? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे। इंटर ऑप्टिक्स अभी नहीं पढ़ाया गया होगा। 12 ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी, यानी लाइट वाले पोर्शन में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंटरफेरेंस की फेनोमेना के लिए, सुपरपोजिशन के फेनोमेना के लिए आपको YDSC एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है। तो Y क्या है? जो साइंटिस्ट था उसका नाम थॉमस यंग्स था। उसने 1801 में, आज से 200 साल पहले, एक एक्सपेरिमेंट किया लाइट को प्रूव करने के लिए कि लाइट है वेव नेचर, लाइट के पास वेव नेचर है। उसके लिए उसने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया। मोनोक्रोमेटिक लाइट हिंदी में आप उसको एक वर्णी प्रकाश कह सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेकर और 2 स्लाइड से 2 झिर्रियाँ कटी हुई थी, उस लाइट को जब पास कराया जाता है तो अभी आप लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कक्षा 8 में भी शुरू हो जाता है परावर्तन अपवर्तन, जब आप पढ़ते होंगे लाइट में। उसी तरह से एक इंटरफेरेंस बनता है और वेव्स बनती हैं। वेव्स क्या करती हैं, फिर स्लाइड से क्रॉस करने के बाद सुपरपोजिशन में आती हैं और पीछे जो बोर्ड रहता है उस पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बनती हैं। तो मोटा मोटी केवल ये समझिए कि साइंटिस्ट ने ये प्रूव करने की कोशिश किया, यंग्स ने, कि लाइट है वेव नेचर, लाइट के पास वेव नेचर है। और ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब आप थोड़ा सा आगे आएंगे 1921 में, तो सारे बच्चों ने हाथ उठाया था कि वो आइंस्टीन को जानते हैं। कितने बच्चे आइंस्टीन का नाम सुने हैं? हाथ खड़ा करें। आइंस्टीन, शाबाश, डाउन करिए। तो 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिलता है इस बात के लिए कि उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने कहा कि लाइट एक क्वांटा के रूप में, एक पैकेट्स के रूप में आती है और जब किसी मेटल पर उसका इंटरेक्ट होता है, माने वो टकराती है, तो वहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें हलचल होती है, उसमें एनर्जी पहुँचती है, वो अपनी ऑर्बिट को चेंज करते हैं। और जिस तरह से आप आज सोलर सिस्टम जितने देख रहे हैं, इस सोलर सिस्टम के माध्यम से आप लाइट प्राप्त कर रहे हैं, ये आइंस्टीन की ही देन है। तो आइंस्टीन का नाम हमने इसलिए दिया कि आइंस्टीन की खोज से ये क्लियरिटी हुआ कि लाइट केवल वेव नेचर में नहीं है। आप नेचर समझ रहे हैं ना, प्रकृति। जैसे लाइट आ रही है तो वेव नेचर, आपको तरंग पढ़ाया गया होगा, तो लाइट है वेव नेचर। यंग्स ने प्रूव किया। आइंस्टीन ने क्या बता दिया कि भाई लाइट है पार्टिकल नेचर। अगर वो लाइट आ रहा है, किसी मेटल सरफेस पे टकरा रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन उससे एनर्जी गेन करके अगले ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है। फिर एक साइंटिस्ट जो हमने अभी नाम लिया था, डी ब्रोगली, उसने फिर दोनों चीज़ें बता दी कि लाइट है पार्टिकल नेचर और लाइट है वेव नेचर। अब इसमें से कोई बच्चा बताएगा कि किस प्रकार की वेव में लाइट आता है? कोई बच्चा, एनीवन? लाइट जो आती है सन से अर्थ तक, किस वेव में आती है? किस तरह के वेव में आती है? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे। कोई बच्चा हाथ खड़ा करे। चलिए मैं बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम सुने हैं? तो लाइट किस वेव में आता है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अर्थ तक आता है। और आइंस्टीन ने बता दिया कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? लाइट की है। कितनी स्पीड है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट की स्पीड है। और चंद्रमा की हाइट, दूरी यहां से कितनी है? मात्र 3 लाख किलोमीटर है। यानी 1 सेकेंड से कम समय में भी चंद्रमा से लाइट यहां पहुंच जाती है। सन से आने में 8 मिनट लग जाते हैं। मैं इसलिए चीजें बता रहा हूं, अभी इस टॉपिक पर मैं आऊंगा ताकि आप कोरिलेट हो सके। आइंस्टीन ने क्या बता दिया कि लाइट है पार्टिकल नेचर। ये टकरा रहा है, इसका मतलब मैक्स प्लांक का नाम हमने इसलिए दिया। मैक्स प्लांक का नाम सुना आप लोगों ने? कोई बच्चा बताए एच की वैल्यू क्या होती है? मैक्स प्लांक कांस्टेंट एच इक्वल टू क्या होता है? 11th के बच्चे हाथ खड़ा करें। 11th 11वीं के बच्चे हैं? 11वीं के बच्चे हैं इसमें? भाई संकोच मत करो, आप खड़ा हो जाओ बेटा। 10⁻⁻34। कलम लाओ भाई, एक बच्चे के लिए इनाम दीजिए। ताली बजाइए सभी लोग। आ जाओ बेटा, आ जाइए आप आगे आ जाओ। आप आगे आओ, आ जाओ। गलत और सही होना दोनों अलग अलग बातें हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण हाथ उठाना है। आ जाओ बेटा। आंसर सही होना या गलत होना ये अलग की बात है। बात यह है कि मंच पर आना। आज मैं बोल पा रहा हूं, हमको किसी टीचर ने मंच पर खड़ा किया था। शाबाश बेटा, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन ये इनाम है, ठीक है ना? शाबाश, थैंक यू बेटा। चल बैठिए। देखिए, ओलंपिक का मोटो है, ओलंपिक जो गेम है, ओलंपिक गेम का नाम कितने बच्चों ने सुना है? ओलंपिक गेम। शाबाश। ओलंपिक गेम विश्व का सबसे बड़ा एक आयोजन गेम होता है। उसका मोटो जो है यही रखा गया है कि खेलों में जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना खेलों में पार्टिसिपेट करना। खेलों में स्वर्ण मेडल लाना और सिल्वर मेडल लाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना खेलों में पार्टिसिपेट करना। तो अगर हम क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं तो आपका हाथ उठाना ही आपकी बहादुरी को प्रदर्शित कर रहा है। एट ए टाइम हम ही से आप कोई क्वेश्चन पूछ देंगे, हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम हाथ तो उठाएंगे, बताने का प्रयास तो करेंगे। तो फिर हम आप रिटर्न अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको यहां तक क्लियर हो गया है कि लाइट है पार्टिकल नेचर, आल्सो लाइट है वेव नेचर। ठीक उसी प्रकार पार्टिकल के पास भी पार्टिकल हैव आल्सो लाइट वेव एंड पार्टिकल नेचर। पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर है। पार्टिकल क्या है? छोटे से कण से लेके, परमाणु से लेके और हमारे शरीर तक, और हमारे शरीर से लेके पृथ्वी तक, पृथ्वी से लेके सन तक, अलग मिल्की वे, दूसरे नोवा, सुपरनोवा, आकाशगंगाएं जो आप सुनते हैं, सब क्या है? पार्टिकल है। उसके पास भी वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो अब यह प्रूफ हो गया साइंस में कि लाइट के पास भी दोनों नेचर है और पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर है। इस पर काम होने लगा। इस फिजिक्स को जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूटोनियम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन के द्वारा बनाए गए नियमों पर यह फिजिक्स हमारा काम करता है, जिस पर हम बड़े बड़े ग्रहों की चाल, धरती पर दौड़ रहे अन्य वाहनों की, गाड़ियों की चाल, कोई भी स्पीड, कोई भी चीज निकालते हैं हम लोग न्यूटन के फिजिक्स पर निकालते हैं। लेकिन वहीं पर जो हम नाम पूछे थे सर्वप्रथम आपसे, नील्स बोर का, नील्स बोर ने क्या कहा कि नहीं, ये तो काल्पनिक है, ये ओरिजिनल फिजिक्स नहीं है। जब हम माइक्रो लेवल पर जाएंगे स्टडी करने के लिए किसी मेटल का, माइक्रो लेवल पर, वहां पर ये फिजिक्स के कंसेप्ट काम नहीं करते हैं। जैसे दो प्लैनेट के बीच का आप जब फोर्स निकालते हैं F=G m1m2/r², ऐसे कुछ करके निकालते हैं ना, वो सब काम इसमें माइक्रो फिजिक्स में जब जाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच काम नहीं आएगा, वो कैलकुलेशन वहां पर नहीं हो पाता है। तो वहां की स्टडी शुरू हुई और नील्स बोर को आप फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स शब्द वहां से आया, क्लासिकल फिजिक्स से अलग होकर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में हम आए
और वहाँ से स्टडी प्रारंभ हुआ। हम इस चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि अब तक जो भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो भी ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये सब क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड है। अभी 2 साल के बाद जो हम यूज करेंगे वो क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड होगा और क्वांटम कंप्यूटर बनेगा, उसके एआई अलग बनेंगे, उसकी सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो आपको यहाँ तक लाने से पहले केवल 2 साल पर जाऊँगा। जो आप एक शब्द हमने यूज किया नोबेल प्राइज का, तो 2022 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो मिला वो इस बात के लिए मिला, इंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन। हमने बार बार फिजिक्स शब्दावलियों को इसलिए यूज किया कि वो चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आप सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट को समझ पाएंगे। सुपरपोजिशन क्या होता है? एक समय में एक व्यक्ति का हजारों जगह रहना सुपरपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य भाषा में एक समय में एक व्यक्ति अगर 1000 जगहों पर रहता है तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? जैसे कृष्ण को समझिए, कृष्ण एक ही समय में मथुरा में भी रहते थे, वृंदावन में भी रहते थे, द्वारिका में भी रहते थे और अपने 1608 जो उनके महिला फ्रेंड थे उनके साथ भी रहते थे। एक ही समय में नारद विष्णु लोक में भी रहते थे, नारद पृथ्वी पर भी रहते थे, नारद चंद्रलोक पर भी चले जाते थे, ब्रह्मलोक पर भी चले जाते थे। वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट का सुपरपोजिशन है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट का सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्लियर हो गया। दूसरा शब्द इंटेंगलमेंट। ये शब्दों को जेहन में बना कर रखिएगा, ये भविष्य में इसी में से कोई लड़का इस पर कुछ अतिरिक्त खोज करेगा। दूसरा शब्द हमने बोला इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट का मतलब जुड़ाव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से हजारों प्रकाश वर्ष दूर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रकाश वर्ष समझते हैं आप लोग? प्रकाश वर्ष कौन समझता है? लड़का हाथ कोई खड़ा करे, एक आदमी आ जाए। आ जाओ बेटा, प्रकाश वर्ष आ जाओ, शाबाश, आ जाइए, आगे आइए। लाई भाई बेटे, लड़के के लिए पेन लाइए, शाबाश, ताली बजाइए भाई, शाबाश। क्या होता है प्रकाश वर्ष? लाइट ईयर। अगर लाइट एक ईयर में जितनी दूर डिस्टेंस कवर करती है उसी को लाइट ईयर। शाबाश, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भाई एक बार और। शाबाश, चलो बेटा बैठ जाओ। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण है मंच तक आना और दूसरा और भी महत्वपूर्ण कि इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया कि एक वर्ष में लाइट जितनी दूरी तय करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट जा रही है, तो समझिए कि एक साल में कितनी जाएगी। एक साल के लिए आप पहले घंटा बनाएंगे, फिर जो है पहले आप सेकेंड, फिर मिनट, फिर घंटा, फिर दिन और फिर महीना, फिर 12 से गुणा करेंगे तो एक साल आएगा। तो कितनी दूर वो लाइट चली जाएगी मानी। और उसके बाद भी समझिए कि हजारों प्रकाश वर्ष दूर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पृथ्वी पर है और हजारों प्रकाश वर्ष दूर कोई इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं। अगर पृथ्वी पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो वहां पर वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहेगा, यानी इंटेंगलमेंट है। ये शब्द मैं क्यों बता रहा हूं, पूरा धैर्य से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं। ये दोनों एक्सपेरिमेंट पर 2022 में अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, एक देश, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, तीनों देशों के साइंटिस्टों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, केवल ये 2 चीज प्रूव करने के लिए कि सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन का सिंपल भाषा में जो हमने बताया कि एक ही समय में इलेक्ट्रॉन यानी कि नारद इंद्रलोक में भी, स्वर्गलोक में भी, पृथ्वी में भी, हर जगह उपस्थित रहते थे। ये हो गया सुपरपोजिशन। और इंटेंगल का मतलब कि अगर विजय दुबे यहाँ जो आपके सामने खड़े हैं यहाँ भी हैं और ये हजारों प्रकाश वर्ष दूर में भी कहीं विचरण कर रहे हैं, जिसका अभी साइंटिस्टों को पता नहीं है कहाँ है, कितनी दूर पर। हर इलेक्ट्रॉन का एक इंटेंगल इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं है। आप यहाँ पर हैं, आप जैसा व्यक्ति हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूसरी इस अंतरिक्ष में किसी अन्य सुपरनोवा, नोवा, प्लैनेट, गैलेक्सी में एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक दूसरे से इंटेंगल्ड हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं,
माँ कभी आपको से अगर बात करती होगी फ़ोन से तो बताती होगी माँ आपकी कि बेटा आज रात में बुखार आ गया था क्या तुमको, तबीयत खराब थी क्या, मेरा मन घबरा रहा था। तो आप देखते हैं कि बिल्कुल माँ का जो शंका है बिल्कुल सही है, मेरी तबीयत रात में खराब थी। तो क्या है, माँ के इलेक्ट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन इंटेंगल्ड हैं, एक साथ दोनों मूव कर रहे हैं। जो आपको एहसास हो रहा है आपकी माँ को भी हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल भाषा में इंटेंगलमेंट हो गया। ये चीजें सिंपल भाषा में इंटेंगल्ड को आप समझ सकते हैं कि ये इंटेंगलमेंट है। क्लियर। अब यहां से हम आते हैं कि साइंटिस्टों ने 2022 में इसका एक्सपेरिमेंट कर दिया, उनको नोबेल प्राइज मिल गया और हम लोग देखते रह गए, इंडिया देखती रह गई और अमेरिका चाइना ने उसका उस एक्सपेरिमेंट का यूटिलाइज कर लिया, उसको उपयोग कर लिया। ठीक है। ठीक 2024 में 2 वर्ष बाद, मैंने जो पिछला साल बीता है, नोबेल प्राइज का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन बच्चा बताएगा कि नोबेल प्राइज कब से प्रारंभ हुआ था? नोबेल प्राइज कब से मिलना शुरू हुआ? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे। एनीवन? शाबाश बेटा, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ बेटा यहाँ। बताओ बेटा। 1901। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर भी सही है। गुड। इस बच्चे ने एक तो हिम्मत किया मंच तक आने से और दूसरा की आंसर भी सही दिया कि 1901 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 1901 से। नोबेल प्राइज जब 1901 से प्रारंभ हुआ तो केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? बाद में इकोनॉमिक्स के भी क्षेत्र में दिया जाने लगा 1960 के दशक के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं याद हमको। अब इस समय 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह नोबेल प्राइज जिन क्षेत्रों में दिया जाता है, एक क्षेत्र का नाम है फिजिक्स, दूसरे का केमिस्ट्री, तीसरे का बायोलॉजी, चौथे का साहित्य, पांचवें का शांति के क्षेत्र में और छठवां है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। लेकिन 7वां कोई क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता हो। अचानक 2024 में कंप्यूटर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कंप्यूटर के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय कंप्यूटर था नहीं 1901 में। अचानक जो उसकी कमेटी होती है उसने कहा कि हम कंप्यूटर को फिजिक्स का पार्ट मान लेते हैं, यानी ये जो कंप्यूटर है फिजिक्स के एरिया से रिलेटेड है। और 2024 में कंप्यूटर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। उसमें क्या दिया गया? जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं आप लोग बायो में, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा तंत्रिका तंत्र उसको एनालाइज कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है कि ऐसा कोई शब्द गलत मत निकल जाए तुम्हारे मुंह से, या तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे मस्तिष्क में बाद में भी याद रहे। तो जो तंत्रिका तंत्र हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हम सुनी हुई या बोली हुई बात को एनालाइज करता है, फिर बाहर उसको निकालता है, बाद के लिए सेव भी रखता है। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर की दुनिया में एक होता है मशीन लर्निंग। क्या होता है? ML। जब आप 12 के बाद इंजीनियरिंग कहीं करने जाएंगे तो आपको कई क्षेत्र मिलेंगे कि इंजीनियरिंग आप सिविल इंजीनियरिंग में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में करेंगे, मैकेनिकल में करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे। और कंप्यूटर में जब करने जाएंगे बड़े बड़े IIT संस्थानों या बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में, तो आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या रहेगा। आप क्या सिंपल कोर कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, आप बिग डेटा के क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, आप डाटा एनालिसिस के क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, या आप मशीन लर्निंग के क्षेत्र में करना चाह रहे हैं। तो जो सबसे एडवांस कंप्यूटर का स्कोप है इस समय है वो है मशीन लर्निंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप AI बोलते हैं। AI किस पर बेस्ड है? मशीन लर्निंग। अगर मशीन लर्निंग नहीं रहेगी तो AI का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मशीन लर्निंग वही चीज़ है जो आपको फिर थोड़ा सा 1 मिनट बैक में ले जाते हैं। जो आप तंत्रिका तंत्र हम बता रहे थे, नर्वस सिस्टम, वही ML है। वही क्या है? ML है, मशीन लर्निंग। इस तरह के सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग में तैयार किए जाते हैं जिसको नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं। उस नर्वस सिस्टम
ml पर 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। और कब से ये साइंटिस्ट दोनों कब से इस पर काम कर रहे थे सब? 1980 में। और 2025 में हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि हम ml का फुल फॉर्म जान रहे हैं। मैं क्या हो रहा हूँ? 2025 मार्च में मैं प्रसन्न हो रहा हूँ कि आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ कि ml का फुल फॉर्म मशीन लर्निंग होता है। हम इतने में खुश हैं। और वो साइंटिस्टों के बारे में सोचिए जो 1980 में इस पर काम करना शुरू कर दिए और काम करते करते 2025 तक आकर 2024 में उनको नोबेल प्राइज मिला। तो हमको अपनी सोच क्या करनी है? बहुत आगे ले जानी है। अभी हम कम से कम 200 साल पीछे चल रहे हैं दूसरे देशों से। हमारे शास्त्रों में सारी व्यवस्थाएं हैं, दूसरे देश उस पर शोध करके प्रैक्टिकली रूप से, हम पंखा देख रहे हैं दूसरे देश की खोज है, हम लाइट देख रहे हैं दूसरे देश की खोज है। हम प्रसन्न हो रहे हैं क्या कि 0 हमने दे दिया, दशमलव हमने दे दिया। अरे हमने 0 दशमलव को यूटिलाइज क्यों नहीं किया? भारत इसी पर तो खुश होता है कि 0 हमने दे दिया, दशमलव हमने दे दिया। ये हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में सारी कंसेप्ट हैं, सुपरपोजिशन का भी है, इंटेंगलमेंट का भी है, लेकिन दूसरे देश उस पर खोज कर रहे हैं। तो आपको 2 चीज़ें हमने बताया, इंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन, मशीन लर्निंग विथ एआई। ये 2022 और 2024 दोनों में नोबेल प्राइज दे दिया गया। यूनाइटेड नेशंस का कितने लोगों ने नाम सुना है? शाबाश बेटा, आ जाओ। चलो पहले वो बच्चा हाथ उठाया, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप आ जाइए। तो देखिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर घोषित कर दिया है। किस चीज़ का ईयर घोषित किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर घोषित कर दिया है। मैंने पूरा विश्व के लिए, लो बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। 2025 का जो मोटो रहेगा, जो ध्येय है यूनाइटेड नेशंस का, जो विश्व की 192 देशों को संस्था है, ये विश्व के 192 देश जुड़े हुए, 193 देश जुड़े हुए, उसने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर घोषित कर दिया है। अब हमारा लेक्चर बहुत हुआ, जिस दिन 10th और 12th के भी बच्चे रहेंगे हम आएंगे और फिर और भी बातें फिजिक्स पर की जाएगी। आज हम ले आते हैं एआई, एमएल, इंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन, इन सबको एक में मिला दीजिए और मिलाने के बाद ऐसा कोई टूल्स बनाइए जिससे साइबर क्राइम को रोका जा सके। आज जो साइबर क्राइम पर हम यहाँ लेक्चर देने आए हैं, ये आप देख रहे हैं, एक ये भी देख लीजिए भाई, अमर उजाला हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाम है मीडिया क्षेत्र में, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में। और आपके जो है तहसील प्रभारी मोहित कसौदन जी आपके सामने हैं। ये पूरा रुधौली तहसील देखते हैं, अमर उजाला की तरफ से लिखते हैं। इनका आप बैनर भी देख सकते हैं, अमर उजाला फाउंडेशन पुलिस की पाठशाला। अब इनसे क्या हो रहा है, एक छोटा सा बैनर लाए, स्वयं भी उपस्थित हो लिए और पेपर में भी निकालेंगे, तो मेरे अंदर क्या आएगा? उत्साह आएगा। क्या आएगा? उत्साह आएगा। फिर मैं किसी कॉलेज में जाकर और इससे बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैं अभी हमारा वैसे देख रहे होंगे तो नया लग रहा, मेरा उम्र देख लीजिए, बाल जड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, मैंने उम्र हमारी काफ़ी है। काफ़ी उम्र के बाद इस क्षेत्र में मैं रुचि रखता हूँ। रुचि रखने का है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेरा 19 का परास्नातक है, 98 का, कब का? 98 का। और मैं कोरोना काल में 2020 में 22 साल के बाद मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। 22 साल पहले छूट गया था। अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज जब बंद हो गए तो हमने देखा कि पढ़ने से तो हमको भी समझ में आ रहा है। 75 क्वेश्चन जेईई मेंस में आते थे, हम कहीं 5-6 क्वेश्चन तो हम भी सॉल्व कर ले रहे हैं और 20 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाता है। कोई हुआ नहीं है जो आप 100 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल देख रहे हैं ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बच्चे घबरा के ज़्यादा क्वेश्चन करके चले आते हैं। 20 क्वेश्चन सही करिए, इंजीनियरिंग में दाखिला लीजिए। 75 में केवल 20 क्वेश्चन, कितना? 75 में केवल 20 क्वेश्चन सही करिए, इंजीनियरिंग में दाखिला दीजिए। और 5-7 क्वेश्चन तो मैं पेपर देखते ही सॉल्व कर दिया। हम कहे तो बहुत आसान है। तो बेटी हमारी इंटर में पढ़ी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 95-96 परसेंटाइल जेईई मेंस में आ गया। कहीं कंप्यूटर साइंस नहीं मिला सरकारी कॉलेज में, तो उसका बीआईटी, वेलोर, एसआरएम,
बिट्स पिलानी, कई प्राइवेट बड़े संस्थानों में भी चयन हुआ था और वहाँ पर उसको टॉप कर दी थी, वहाँ पैसा भी नहीं लगा और इंजीनियरिंग कर ली उसने। लड़का भी शिक्षा अनुसंधान भुवनेश्वर से कर लिया, हमने कहीं नहीं भेजा, हम स्वयं देखे कि बहुत ईजी है। हम लोग करते क्या है स्टूडेंट लाइफ में कि परीक्षा के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये 98% नहीं आया, 90% नहीं आया, स्टडी नहीं करते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। स्टडी करेंगे आप, जब उसको मज़ा लेकर पढ़ेंगे ना, उसमें खोजिए कोई चीज़ तो मज़ा आने लगेगा। हम आते हैं आपको, ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है डिजिटल वॉरियर, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है पीछे, डिजिटल का मतलब समझ ही रहे हैं आप, और वॉरियर का हिंदी में योद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? योद्धा, लड़ने वाला। तो हम लोग ऐसे योद्धाओं को बना रहे हैं सोसाइटी में, जो योद्धा पुलिस का भी मदद करे और जनता में जागरूकता फैलाए कि सारे क्राइम जो आ रहे हैं आज के समय में, वो क्राइम अब वर्चुअल क्राइम हो रहे हैं। अब हत्या भी किसी की होगी 2-4 साल बाद, आप सुनेंगे कि उनकी हत्या हो गई, तो साइबर क्राइम के थ्रू होगी। अब फिजिकली नहीं होगी कि इनको हमने कहा 50 लाख रुपया लीजिए और इनको जाकर मार दीजिए गोली, ऐसा नहीं होगा। जब आप कंप्यूटर अगर पढ़ते होंगे तो डार्क और डीप वेबसाइट के बारे में अगर जानते होंगे, टोर के माध्यम से, गूगल और क्रोम पर नहीं मिलता है, टोर के माध्यम से डार्क और डीप वेबसाइट में जाएंगे आप, तो वहाँ पर कंट्रैक्ट किलर दूसरे देशों के मिले हैं सब। नाइजीरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाइजीरिया, सिंगापुर, कई देशों से डार्क वेबसाइट और डीप वेबसाइट चल रही हैं। वहाँ से कंट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, हायर किए जा रहे हैं, मर्डर हो रहा है, फिरौती हो रहा है, अपहरण हो रहा है। उसी का छोटा रूप हम लोगों के साथ हो जाता है। OTP भेजकर पैसा निकाल लेते हैं, लिंक भेजकर पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। या वीडियो कॉल करके पुलिस की वर्दी में फ़ोन करेंगे आपसे और कहेंगे कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए, आपका भाई यहाँ पुलिस में फंस गया है, इतना पैसा भेजिए। तो ये सब चीज़ें जरूरत को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP श्री प्रशांत कुमार जी ने पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मुहिम में 20 दिसंबर 2024 से ऐड किया है कि सभी थाना प्रभारी, सभी साइबर थाना प्रभारी अपने अपने स्कूलों कॉलेजों में जाएंगे और जहां 18 से नीचे के बच्चे हैं, जैसे आप लोग हैं, आपको वर्कशॉप के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से अवेयर करेंगे हम। जो आपके टीचर्स हैं उनको डिजिटल वॉरियर बनाएंगे। डिग्री कॉलेज, BTC या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम जाएंगे, वहाँ पर जो 18 से एबव छात्र हैं उनको भी डिजिटल वॉरियर बनाएंगे। डिजिटल वॉरियर का मतलब कि आप जो है फेक न्यूज़, जो गलत न्यूज़ चल रहे हैं या साइबर से रिलेटेड जो क्राइम है, जनता को जहाँ रहिए खड़ा रहिए, 4 लोगों को बताइए कि भाई देखो इस तरह के साइबर क्राइम होते हैं, इस तरह से तुमको बचना है। कोई ऐसा ऐप डाउनलोड तुमको नहीं कर लेना है जिसके माध्यम से तुम एलाऊ करते चले जाओ और सारा तुम्हारी गैलरी और फोटो मीडिया सब तुम्हारा एक्सेस हो जाए। तो उसी का मुहिम का शुरुआत हमारे DGP सर ने किया था। उनकी बातों से आपको और भी क्लियरिटी होगी। थोड़ा सा हम उनका भी वीडियो आपको दिखा दें। ये हमारे हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश के DGP श्री प्रशांत कुमार जी, इनको आप लोग सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं, आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं है का? ऑपरेटर है कोई? ऑपरेटर दिखिएगा साउंड। इस अभियान को एक नया और नूतन रूप देने के लिए अभिनव प्रयोग प्रारंभ करने का फैसला लिया गया। इसमें हम लोगों ने डिजिटल वॉरियर लोगों का हम पंजीकरण करेंगे। आप सभी अवगत हैं कि 2018 से हम लोगों ने डिजिटल वॉरियर्स बनाए थे और बाद में 2023 में जब व्हाट्सएप पे कम्युनिटी फीचर्स ऐड किए गए तो उसकी रीच को, उसकी पहुंच को और बढ़ाने के लिए हम कम्युनिटी फीचर्स को भी हमने ऐड किया और उसमें लगभग 10 लाख से डिजिटल हमारे वॉलंटियर्स थे और जिनका मुख्य कार्य उस समय ये था कि ये हमारे थाने चौकियों से जुड़े थे और कोई भी ऐसी घटना, छोटी मोटी घटना जो गाँव स्तर पर होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो सर का ये कहना है कि
जब तक एक डिजिटल कल्चर डेवलप हम नहीं कर देंगे समाज में, घर घर में हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर व्यक्ति नहीं जान जाए कि हमको अपने मोबाइल से कैसे अवेयर रहना है, अपने कंप्यूटर लैपटॉप से कैसे अवेयर होना है, तब तक हम साइबर की दुनिया से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसका उद्देश्य क्या था, वो चीज़ें लिखी हुई है कि डिजिटल वॉरियर बनाने का उद्देश्य लोगों को, आप एक आदमी यहाँ क्लिक करते रहे भाई, डिजिटल वॉरियर बनाने का उद्देश्य लोगों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और जागरूक रखना है, फेक न्यूज का खंडन एवं साइबर अपराध के प्रति सचेत करना है, साइबर ट्रेनर के रूप में पुलिस के साथ प्रशिक्षण देना है और उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियानों और सराहनीय कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। ये 4 उद्देश्य डिजिटल वॉरियर बनाने का है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें कौन बन सकता है डिजिटल वॉरियर। कॉलेज विश्वविद्यालयों के छात्र और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का चयन किया जाएगा जिनकी छवि स्वच्छ हो, विवादास्पद ना हो। ऐसे व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हों उनको भी डिजिटल वॉरियर बनाया जाएगा। नेक्स्ट, फेक न्यूज क्या होता है? झूठी खबरें जो पूरी तरह से गलत जानकारी देती हैं, आधी अधूरी या तोड़ मरोड़ कर संपादित तस्वीरों और वीडियो, फोटो से फोटोशॉप या डीप फेक के माध्यम से जो बनाई जाती है, अफवाहें और गलत दावे। आप नेक्स्ट पर आइए। कैसे चेक करें कि ये फेक न्यूज है या सही न्यूज है? इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने फैक्ट चेक फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना रखा है। वहाँ पर उस न्यूज को आप उनको टैग करके और उत्तर प्रदेश पुलिस आपको बताएगी कि ये न्यूज फर्जी है या सही है। अगला नेक्स्ट, आप देख रहे हैं साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों के बारे में आप जान रहे होंगे पहले से भी। नहीं जानना है तो एक तो डिजिटल अरेस्ट का जो नवीनतम कंसेप्ट चल रहा है, वीडियो कॉल के माध्यम से अपराधी आपसे पैसा वसूल रहे हैं। दूसरा, फेक बैलेंस क्रेडिट, आपके मोबाइल पर फर्जी पैसा आ जाएगा, 15,000 रुपये आ गया क्रेडिट। तीसरा, यूपीआई के माध्यम से जो फ्रॉड हो रहा है, फेक वेबसाइट तमाम बने हुए हैं, सोशल मीडिया फ्रॉड, फेक कस्टमर केयर, तमाम वर्क फ्रॉम होम, फेक लोन ऐप, एपीके फाइल फ्रॉड, तमाम ऐसे। जैसे आप देखते होंगे फेसबुक वगैरह पर आता है, एड आता है, घर बैठे पेंसिल भरकर डब्बे में पैसा कमाएं। 2-3 लड़कियां हमारे रुधौली की उसमें इस झांसे में आकर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दी, फंस गई हैं सब। तो इस तरह से कोई भी फर्जी ऐप, ये आप कैसे पहचानते हैं कि वेबसाइट असली है या नकली है? कौन बताएगा? कोई एक वेबसाइट फर्जी है इधर से शाबाश है। हाँ, लड़कियों की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। बच्चियां बताओ, आप बता दो बेटा, आ जाओ, आ जाइए, शाबाश, ताली बजाइए भाई। लो बेटा, शाबाश। आप कैसे बताओगे कि वेबसाइट फर्जी है असली है? सर, जो रियल वेबसाइट होती है उनका एक अकाउंट होता है जो कि रजिस्टर होता है गूगल पे, हम गूगल से इसको चेक कर सकते हैं। हाँ। नहीं तो कई ऐसे ऐप है जो कि हमको नॉलेज दे सकते हैं इसके बारे में। हाँ। चैट जीपीटी है जो कि गूगल से इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर हमें बताता है, तो हम उसके जरिए भी चेक कर सकते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, ताली बजाए भाई। इस बच्ची ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। उसके साथ एक चीज़ और हम ऐड कर देना चाह रहे हैं। जब आप वेबसाइट देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है HTTPS, लिखा रहता है ना, HTTPS, फिर डबल स्लैश रहता है ऐसे। तो आप जब वेबसाइट देखें, अगर जिस वेबसाइट में यस ना जुड़ा हो, जिस वेबसाइट में यस, समझिए कि सिक्योर नहीं है। क्या फुल फॉर्म है उसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो अगर उस HTTPS अगर जुड़ा है, यस है, तो समझिए सिक्योर है। उसके बाद भी जो बच्ची ने बताया कि चैट जीपीटी पर जाके, को पायलट पर जाके, डीपसीक पर जाके, ग्रोक 3 पर जाके, जो भी AI टूल्स आप यूज कर रहे हैं उसमें भी उस वेबसाइट को डालिए और पूछ लीजिए कि ये सिक्योर है कि नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अभी जो बता रहे थे ना डिजिटल अरेस्ट वाला, कैसे डिजिटल अरेस्ट होता है, एक बार क्लिक करके सुनाइए। देखिए, एक वीडियो आपने कार्टून में भी देखा होगा, क्लिक करिए उस पर। अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। वो आ रहा है, अब तो पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। उसके बाद जय मैं आज वो पुलिस वाले और ये मैंने फोन करके कहा था, उससे कहा कि मैं
ड्रग इन्फोर्समेंट से आपके बेटे के पार्सल में दर्ज हुई, आपका बेटा डर गया है, बस इधर इनको मैंने कर दिया डिजिटल अरेस्ट। अब इनसे झूठा कैसे होगा? तो जेल कौन आ रहा है? अच्छा है ना आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है क्या कौन से पर ड्रग्स तब इंडिया से मतलब इस तरह से छूटी कहानी है। नेक्स्ट देखिए डिजिटल अरेस्ट, ताली बजाइए भाई। अगर इस तरह का वीडियो कॉल आप पर आता है, इस तरह का वीडियो कॉल कि आपके भाई जो दिल्ली में पढ़ते हैं, बम्बई में पढ़ते हैं, कोटा में पढ़ते हैं, वो एक गलत मामले में फंस गए हैं, आप इतना पैसा तत्काल करिए और नहीं तो अब मैं जेल भेज दूंगा। आपको डरना नहीं है। जैसे वो बच्ची ने कहा ना कि चैट जीपीटी से जाके हम पूछ लेंगे कि बताओ वेबसाइट सही है कि नहीं, वैसे ही 112 पर फ़ोन करके हम पता करेंगे और नहीं अगर थाना नज़दीक है तो थाने पर जाके पता करेंगे कि ये घटना सही है कि गलत है। हम किसी को वीडियो कॉल पर पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। अभी देखिए एक घटना आई है, किसी जगह की लड़की को ऐसे ही वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर लिए, सब दिखाया कि मैं इंस्पेक्टर सीबीआई का बोल रहा हूँ और तुम्हारे कोरियर जो मंगाई है उसमें ड्रग्स है, और गाड़ी से भी दिखा रहे हैं सब वीडियो की, गाड़ी से हम लोग आ रहे हैं तुमको पकड़ने। उस लड़की ने कहा कि अंकल जी वहाँ बगल के दुकान पर मोमोज बढ़िया मिलता है, लेते आइएगा, जब हमको गिरफ्तार करने आइएगा तो मोमोज लेते आइएगा। तो साइबर क्रिमिनल समझ गए कि लड़की एक्टिव है। यानी कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को डिजिटली रूप से वीडियो कॉलिंग करके गिरफ्तार कर लिया जाए। कोई न भारत में कानून है न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटल अरेस्ट आप देख लिए। नेक्स्ट आर्यन मैडम, अगला जो आपका फ्रॉड है वो एपी के फुल फॉर्म कौन जान रहा है भाई? कोई बच्चा एपी के फुल फॉर्म बताओ। एपी के आ जाओ, शाबाश आ जाइए। ताली बजाइए भाई। एंड्रॉइड पैकेज किट। एंड्रॉइड पैकेज किट बहुत सही है। भले ही देख के बताइए चाहे जैसे बताइए, मंच पर तो आइए, ठीक है ना। मंच पर आना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? खेलों में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, खेलों में पार्टिसिपेट करना महत्वपूर्ण है। जितना इजी हम आपको दिख रहा है कि मैं मंच पर बोल रहा हूँ, मैं पुलिस विभाग में हूँ और कैसे ये फिजिक्स और कंप्यूटर फलान, ये किसी टीचर ने हमको भी खड़ा किया होगा ना मंच पर। तो मंच पर खड़ा होना, जब भी आपको मौका मिले, भाई बोल के ही आप मोदी जी बन सकते हैं, बोल के ही तो अमिताभ बच्चन बन सकते हैं। ये आप किसी बड़ी कंपनी को लीड आप बोल के ही कर सकते हैं। वहाँ पर आप डाटा एनालिसिस करके और टाइपिंग करके लेटर बना के किसी कंपनी का लीडर नहीं बन सकते हैं, वर्कर बन सकते हैं। तो लीडरशिप के लिए क्या है? आपका मंच पर आना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोगों के बीच में सीओ मैम भी आ रही हैं। ये सीओ मैम समझिए जो हम लोगों की डिप्टी एसपी मैम है, कई देशों की लैंग्वेज इनके पास है जानकारी, MBA और क्या क्या इन्होंने कोर्स कर रखा है, और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी बनी है। कई लैंग्वेजेज, दूसरे कंट्री के लैंग्वेजेज, तो ये सब क्या है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। आप समय ऐसे ही बीतता चला जाता है, जो समय आपको मिले कुछ ना कुछ सीखिए। नेक्स्ट कॉलम करिए, अगला नेक्स्ट। अब देखिए, आप चूंकि बच्चे हैं लेकिन आपके टीचर्स के लिए है व्हाट्सएप की सेटिंग भी 2 स्टेप में जाकर अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कैसे किया जाता है, वो चीज़ें इसमें बताई गई है। व्हाट्सएप या फेसबुक आप यूज करते हैं, जनरली इंस्टॉल कर लिए, यूज कर रहे हैं, तो कोई भी हैक कर सकता है आपके व्हाट्सएप को, फेसबुक को। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसी सेटिंग में जाके करना पड़ता है, तो ये कर लिया जाता है। आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे, सीओ मैम आ चुकी हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया मैम, आपका स्वागत है इस कार्यशाला में। और बच्चे बड़ा रुचि लेकर 1 घंटा से हमको सुन रहे हैं। तो अब मैं मैम से चाहूँगा कि मैम
आपको कुछ इंट्रोड्यूस करेंगी। और मैम एक ओवर टैलेंटेड समझिए, हर क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में काम करने के बाद मैम पुलिस विभाग में भी अपनी सेवा दे रही हैं। तो अगली बात आप मैम से सुनेंगे। थैंक यू। बैठ गई बोली। पहले तो सभी बच्चों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, और मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के बीच में जाती हूँ तो उसके दो फायदे हैं। एक तो आपसे मुलाकात होती है, आप हमारा भविष्य हैं, आपके विचार जानने का मौका मिलता है, और दूसरा मुझे भी अपना स्कूल टाइम याद आता है कि जब मैं आपकी तरह यूनिफॉर्म पहन के ऐसे ही कहीं स्कूल में बैठा करती थी और कुछ लोग आके मुझसे हमसे मिला करते थे, और उनको देख के हमें लगा करता था कि हाँ, जब हम बड़े होंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जितने बच्चे हैं उतनी ही बच्चियाँ हैं। तो इससे पता चलता है कि बस्ती में पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स में बहुत अवेयरनेस है, बच्चियों की संख्या अच्छी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास में जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। हेलो। तो हाँ, मैम का एक कार्यक्रम चल रहा है, 5 मिनट बाद बात करें। बहुत सारी चीज़ें साइबर क्राइम में बताई होंगी। साइबर क्राइम के बारे में जो भी आपको बताया गया है उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकार साइबर क्राइम के हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चे होते हैं। आप लोगों को गलत सूचना देना या आपसे कोई सूचना प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी आसान होता है। इसलिए आप जो अपने स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसको बहुत ही सचेत और सजग होकर यूज़ करिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती मत करिए। मैंने देखा है फेसबुक पे या इंस्टा पे हम अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमारे भविष्य के लिए खतरनाक होती है। तो आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाने या फ्रेंड्स बनाने के उसमें मत रहिए। उन लोगों से ज़्यादा अच्छी दोस्ती करिए जो आपके साथ है। मैं मानूँ किसी बच्चे फेसबुक पे 100 फॉलोअर है, पर मान लीजिए आप अपना नवोदय हैं, आपको कोई जरूरत पड़ती है, तो आपके जो फ्रेंड्स और फॉलोअर वो फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, वो आपकी मदद करने नहीं आए। ये जो आपके बगल में बैठा हुआ लोग है, आपकी सहपाठी है, आपके रूम में है, वही आपकी मदद करेंगे। तो इनको अच्छा लोग बनाइए, इनके साथ दोस्ती करिए। आपकी कोई समस्या है इनके साथ बात कीजिए, आपकी स्कूल की उनको बताइए। अपनी चीज़ों को अपने मन में रखिए। किसी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन किसी झांसे से अपनी निजी जानकारी, अपने परिवार की जानकारी या अपनी कोई समस्या साझा मत करिए। तो मेरा सारे लोगों से यही कहना है कि आप इस साइबर अपराध को लेकर सजग रहिए, और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमारे पुलिस थानों में महिला जो मोबाइल हेल्पलाइन है उससे, जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उससे, या अपने स्कूल प्रिंसिपल के साथ उसी को साझा करें। कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी हालत में, किसी भी कहने में, किसी भी भावना में रहकर ऑनलाइन किसी के साथ शेयर मत करिएगा। इतना आपको बैठे तो साफ बैठे बच्चे बोर हो जाते हैं। अब मैं रात में किसी पर के मुझे सवाल हो तो उसको पूछे, क्योंकि बात ये है कि बोलनी अच्छी लगती है। जो भी बच्चा पूछना है कोई सवाल पूछ सकता है, आप कोशिश करेंगे कि सारे सवाल जवाब दें। तो लड़कियों से कोई सवाल नहीं, पीछे मत देखो, इसके मन में जो सवाल है वो पूछ सकते हो, इसके मन में कोई बात है तो पूछ सकते हो। कोई बच्चों में कोई कुछ भी पूछना चाहता है, कोई बात हो, कोई मन में जिज्ञासा हो, किसी भी तरह का कोई सवाल। नाश्ता नहीं मिला क्या आपको? मिला है तो फिर बैठती हो भाई, तो खड़ा हो। इससे पता चलता है कि आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, आपके सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, टीचर अच्छे हैं, इसलिए कोई जिज्ञासा नहीं है, सारी जिज्ञासा शांत हो रही है। कुछ ऐसी बात है। हाँ,
आप आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाइए। बच्ची ने क्वेश्चन पूछा, मैम पहले इनको एक पेन ही, बच्ची को एक पेन इनाम दीजिए मुझे, कम से कम क्वेश्चन तो पूछ रही है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम है आपका? वेदिका। क्या क्वेश्चन था आपका? मैम अगर किसी फ़ोन में कोई अकाउंट ना बना, जैसे मेरा जो फ़ोन है उसको मतलब पूरा क्लीन किया गया तो उसमें बहुत ज़्यादा डाटा हो गया तो उसको पूरा क्लीन करा दिया गया, और मैं इसका कोई अकाउंट नहीं बनाया अभी प्रेजेंट में, विदाउट अकाउंट भी वो चलता है, और बस हम लोग उसकी वजह से ChatGPT का यूज़ नहीं कर पाते, बाकी सब कुछ होता है। व्हाट्सएप नहीं चल पाता, मतलब पेन ऐप नहीं चल पाते, लेकिन यूट्यूब चलता है, गूगल चलता है, काम भर की चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको मुझे नहीं लगता कि कोई हैक कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसको भी कोई हैक कर ले? देखिए, आपके अगर फ़ोन पे आपको लॉगिन करने के लिए अगर गूगल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, जीमेल अकाउंट बनाया है, तो उसके हैक होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। उसका तरीका यही होता है कि आप अपने पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, बहुत अच्छे पासवर्ड बनाइए, और उनको समय समय पे बदलते रहिए। कोई साधारण से पासवर्ड मत बनाइए, अपने मम्मी पापा का नाम, भाई बहनों का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मकान नंबर, ऐसी चीज़ों को जो पासवर्ड बनाते हैं वो बहुत जल्दी हैक हो जाते हैं। तो उसके लिए आप अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, और गूगल अकाउंट आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाएं तो उस पर आप सजग होकर चलाएं। आपको लग रहा है उसको लगातार चेक करिए, आपको लग रहा है कोई ऐसी चीज़ डल रही है आपके अकाउंट में तो जो आपको नहीं संज्ञान में है या आपने नहीं डाली है, तो तुरंत अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दीजिए। उसको डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, ताकि उससे कोई मिसयूज़ ना करे फर्दर। और बाकी अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट पे एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हमारा ये वाला अकाउंट हैक हो गया है, इसे कोई मिसयूज़ कर रहा है, तो उसको उस पर कोई सूचना या कोई जानकारी कोई दे रहा है तो वो डाले। ताली बजाइए भाई, कम से कम क्वेश्चन तो पूछा इसने। और कोई बच्चा है? किसी और को पूछना है बॉयज? आ जाओ। आगे इनको भी दे दीजिए, 50 कम लाए थे, शुरू से बांट ही रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ जरा उसको बोलिए। नाम क्या है? प्रशांत पटेल। प्रशांत। जी। क्या क्वेश्चन है? मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है साइबर ग्रुप में, जैसे कोई हमारी AI मॉक फ़ोटोज़ भी बना सकता है, वीडियोज़ बना सकता है, ब्लैकमेलिंग कर सकता है, तो और हम स्टूडेंट हैं तो हमें इतना थानों पे जाना अच्छा भी नहीं लगता, तो हम इसे किस प्रकार कंप्लेन कर सकते हैं? हम आपके पास मदद के लिए आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। प्रशांत ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इनका सवाल ये है कि अगर हमारे साथ कोई भी चीटिंग होती है AI का उपयोग करके, हमारी फर्जी फोटो या कोई फर्जी वॉइस या वीडियो बनाया जाता है, तो उससे हमें कैसे निपटना है? क्योंकि ये बात सही है कि आप सीधे थाने पे पहुंचना आपके लिए आसान भी नहीं है, और अधिकतर पुलिस को लेके छवि अच्छी नहीं होती है, तो बच्चे साधारणतया थानों पे नहीं जाते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले बात कि अगर आपके साथ इस तरीके की कोई कभी भी घटना हो, आपको कोई फोटो, कोई वीडियो या कोई वॉइस कहीं से भी लगे कि कोई आपको ब्लैकमेल करने की उद्देश्य से दे रहा है, भेज रहा है, तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी है, फोन नहीं ना है किसी का? सबसे पहले आपको 2 बजे शशि भूषण आपको से हो बताया सकता है आपके नंबर पे फोन उनका है साहब से कि बात मेरे करें। पास तुम्हारी ये वाली फोटो है या ये वाला वीडियो है, और मैं तुम्हारे घर वालों को, दोस्तों को, टीचरों को दिखा दूंगा, तो उसके बाद तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तो सबसे पहला जो काम करना है, आपको नर्वस नहीं होना है। जो भी फोटो या वीडियो है वो रहने दीजिए, उस पर आप मत जाइए कि अरे ये कैसे हो गया, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सबसे पहला आप काम करिए कि अपने बड़ों को, जो भी आपके नज़दीक में हो, अगर आप अपने घर में हैं तो अपने परिवार को, आप अपने स्कूल में हैं तो आप अपने टीचर को बताइए कि मैडम, मम्मी, पापा, हमारे साथ ये घटना हुई है, इस तरीके का फ़ोन आया है, इस तरीके का वीडियो आया है, और उसको उस चीज़ को शेयर करिए। उसको बताइए कि हमने नहीं किया है, ये कोई हमें भेज रहा है, कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद आपको फिर ऑनलाइन उसकी कंप्लेन करनी है। आपके पास 112 पे महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन पे आप कर सकते हैं।
साइबर की जो वेबसाइट है उन पे कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके थ्रू पुलिस आपको ऑनलाइन सहायता प्रदान करेगी और आपके अकाउंट पे या आपके फ़ोन पे जिस भी व्यक्ति ने उस चीज़ को भेजा है उसको हम बैक ट्रेस कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको नर्वस नहीं होना है। सिर्फ उनका काम होता है आपको नर्वस करना, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना, आपकी भावनाओं के साथ खेलना। अगर आप भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे तो आपको कोई भी कभी भी, ना ही इस उम्र में ना ही शेष आपके जीवन में ब्लैकमेल कर पाएगा, आहत कर पाएगा, आपका गलत दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। तो इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा याद रखिए, उस क्षण किसी भी स्थिति में नर्वस नहीं होना है। हमारे सामने कई बार ऐसे